ओके, तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और वो किस तरह से मेजर किया जाता है, तो ये सब चीजें ऑलरेडी देखी थी। ओके, सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ दिस एंगुलर वेलोसिटी इज एक्चुअली रिलेटेड with the linear velocity. What is the relationship between them? And also we will see the concept of angular acceleration. And we also will also generalize the three kinematical equations which we are studying them from ninth standard, I think so. तो नाइन्थ स्टैंडर्ड से जो काइनेमेटिक इक्वेशंस हम स्टडी करते आ रहे हैं वो वो सारे तीन काइनेमेटिक इक्वेशंस जो है वो तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए बने हुए हैं, ठीक है नहीं। तो ट्रांसलेशनल मोशन में जैसे काइनेमेटिक इक्वेशंस होते हैं, सेम वैसे ही लीनियर सर्कुलर मोशन के अंदर भी, रोटेशनल मोशन के अंदर भी काइनेमेटिकल इक्वेशंस होते हैं। तो वो इक्वेशंस कौन से हैं और उनको किस तरह से डिराइव किया जा सकता है और किस तरह से उनको यूज करना है, तो वो आज का हमारा एम होगा। यस, सो लेट अस सी द बोर्ड। यस, दिस इज व्हाट वी हैव डन ऑलरेडी लास्ट टाइम। ओके, तो इसमें हमने ऑलरेडी देखा था कि द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आवर हैंड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट हैंड and angular velocity of the second hand of a clock can be found out easily by using the this time angle and time. Okay, and we have also defined the angular velocity to be simply the ratio of angular displacement to the angular displacement to time. Okay, so average angular velocity can be expressed as the angular displacement upon time, and instantaneous angular velocity here can be defined as the rate of change of angular displacement with respect to time, which can actually be to be found out as a limit of delta theta upon delta t as delta t tends to 0। ठीक है, तो ये जो लिमिट है, तो ये लिमिटिंग रेशियो जो है वो एक्चुअली एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, अभी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे फटाफट, क्योंकि ये जो एंगुलर वेलोसिटी जो फाइंड करने का जो बात है, तो वो उसमें हमको सीखना है कि हाउ विल यू फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी एग्जैक्टली। सपोज फॉर एग्जांपल, suppose for example a particle undergoes a angular displacement which is given by, suppose theta is equal to 3t cube minus 2t। ओके, ये उसका इक्वेशन है, इस पार्टिकल का इक्वेशन जो है वो दिया हुआ है ऑलरेडी, थीटा इज इक्वल टू 3t cube minus 2t, नो डाउट। angular velocity here, find the angular velocity at time t equal to 2 seconds। ओके, तो 2 सेकेंड के बाद का उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, कैसे ढूंढ के निकालेंगे? तो उसके लिए सिंपल सी बात हमको यहाँ पे क्या करनी है, देखो, you can just see if suppose the particle is moving along with according to this relationship, तो ये अगर उस पार्टिकल का इक्वेशन है, तो according to the definition angular velocity omega is actually given to be the d omega by d theta by dt, करेक्ट है? तो ये उसका डेफिनेशन ही है। अब यहाँ पे d theta by dt का मतलब क्या होता है, याद रखो ठीक से, इट इज कॉल्ड एज अ डेरिवेटिव, रिमेंबर। अभी आई होप ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर विद द कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। यस, सो थीटा का जो वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू थीटा का वो हमको उठा के रखना है यहाँ पे, तो उससे वो बन जाएगा 3 × t³ माइनस 2t, दैट्स इट। तो अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। देखो, अभी 3t³ का डेरिवेटिव क्या बनता है, तो पता है ऑलरेडी, 3 इज अ कांस्टेंट एंड t³ का जो डेरिवेटिव है वो एक्चुअली उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, d बाय dx ऑफ x रेज टू n in general is actually equal to n times of x raised to n minus 1। ओके, ये डेरिवेटिव आपको ऑलरेडी पता होगा, डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट है, नो डाउट। अगर किसको पता नहीं है डेरिवेटिव का कंसेप्ट, तो जस्ट सेपरेटली बुक अ डाउट सेशन फॉर 15 minutes from 7 to 8 on any day। I will just explain this concept of derivative in detail, okay, for you।
यस, बट फिलहाल अभी हम ये एक्सेप्ट करके चलेंगे कि ऑल ऑफ यू नो द कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव एंड ऑल्सो यू नो दिस फॉर्मूला हियर। ये फॉर्मूला भी हम सभी को पता है। तो इसको अगर यूज करेंगे यहाँ पे, तो 3 तो चलो कांस्टेंट है, वो चला गया बाहर। बाकी ये टी क्यूब का जो डेरिवेटिव है वो हम इस एक्स रेज टू एन के फॉर्मूला के हिसाब से निकालने वाले हैं। तो उसमें हमको मिलेगा कि टी क्यूब का डेरिवेटिव, जैसे कि एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव एन टाइम्स एक्स रेज टू एन माइनस वन होता है, तो यहाँ पे टी क्यूब का डेरिवेटिव हमको मिल जाएगा 3 टाइम्स ऑफ टी रेज टू 3 माइनस वन। ओके, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ टी क्यूब माइनस अगेन 2 इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट एंड हियर टी का जो डेरिवेटिव है, तो वो यहाँ पे अगर हम सपोज एन का वैल्यू 1 समझ के लेंगे, तो वहां पे हमको मिल जाएगा simply 1 into t raised to 1 minus 1. That means t raised to 0, which is 1. So therefore, in the next step, we can just have this 3 into 3t square minus, here it is 2 into simply 1. Okay. तो t का डेरिवेटिव याद रखो, t का डेरिवेटिव सिंपली 1 हुआ करता है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 9t square minus 2, and this is actually going to be the expression for angular velocity in general at any time instant t. But as it is given here, we want to find out the angular velocity at t equal to 2 seconds, right? So angular velocity at t equal to 2 seconds निकालने के लिए हमको यहाँ पे t का जो वैल्यू है वो 2 रखना पड़ेगा। So if we just put this value of t as 2 seconds, then we can get the angular velocity at 2 seconds to be omega 2, which is going to be actually 9 times of 2 square minus 2, which is actually going to be 9 into, अभी देखो 2 का स्क्वायर कितना बनता है तुमको पता है 4, माइनस 2 अगर करेंगे तो यहाँ पे 9 into 4 बनता है 36 minus 2 actually becomes 34, and this is in radian per second is going to be actually the angular velocity at the time instant 2 seconds here. Okay, तो 2 सेकंड के बाद का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमको इस तरह से मिल जाता है। Yes, one more question we can just do it here. Suppose that the angular displacement of a particle follows the relationship that is theta is equal to suppose 4t plus 5. Okay, so according to this relationship the angular displacement is going to change. Okay, so can you find the angular velocity at the time t equal to 1 second and time t equal to 3 seconds. Okay, how will you get that? तो उसके लिए सिंपल सी बात हमको क्या करनी है, देखो फिर से एक बार वही हमको करना है कि यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट? सो थीटा इज ऑलरेडी गिवन टू बी 4t plus 5, no doubt. So here, in order to find out the angular velocity, the definition of angular velocity is simply omega that is equal to d theta by dt, करेक्ट है? तो ये d theta by dt हमारे पास है। अगर हम ये यूज करेंगे तो हमको मिलेगा d by dt of theta, where theta is going to be actually 4t plus 5, right? Okay, so if you just simplify this further, then we get this 4 is constant out and t का derivative 1 and 5 is a constant. So only constant का derivative कितना होता है? 0. So this derivative of this 5 is going to be 0. Therefore, we are going to get this as a 4 as a constant value. So that means omega is actually going to be 4 radian per second. And since there is no time in this equation, we can just say that at time t equal to t equal to 1 second also, omega will be equal to 4 radian per second, and at the same time at time t equal to 3 seconds also, the value of angular velocity will be same, that is 4 radian per seconds only. That means we can just say here that angular velocity omega is a constant with respect to time. ये समझ सकते हो ठीक से, क्योंकि यहाँ पे इस ओमेगा के फॉर्मूला में किधर भी टाइम हमको नहीं दिख रहा है। टी जो है वो टर्म, टी का टर्म नहीं आ रहा है। टी का टर्म एंगुलर वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में है, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन में है,
ये देखो यहाँ पे टी का टर्म है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी एक्सप्रेशन में किधर भी टाइम का टर्म नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट एंड द the circular motion in which the angular velocity remains constant is actually called as the uniform circular motion. Remember, this is called as uniform circular motion. Yes, very good. Correct, correct. Yes, so this is the concept of angular velocity, and this is the technique to find out the angular velocity. Let us move further now to define angular acceleration here. ओके, सो एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, कोई भी पार्टिकल अगर सपोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सपोज परफॉर्म कर रहा है, या चलो एक कोई भी सर्कुलर मोशन सपोज परफॉर्म कर रहा है, और उस केस में अगर वो दो अलग अलग पॉइंट्स से गुजरता है, सपोज दिस इज द पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन along this circle here, okay, but when the particle comes to this point here, देखो यहाँ पे ये पार्टिकल सपोज किधर न किधर स्टार्ट करता है, बट जब वो यहाँ पे आता है तो उस समय उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है तो वो सपोज कुछ और है, और जब यहाँ पे वो आता है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी अलग बन जाता है। ठीक है, मतलब इन दो पॉइंट्स पे उसका एंगुलर वेलोसिटी जो है वो अलग अलग है। सपोज सपोज यहाँ पे उसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 1, और यहाँ पे उसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 2। ओके, एंड सपोज यार यहाँ पे जब वो आता है तो उस वहां से यहाँ तक जाने के लिए उसको टी इतना टाइम लगता है। ठीक है, टी टाइम के अंदर वो यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो देखो टाइम इंटरवल भी हमको पता है ऑलरेडी, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पता है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पता है। नाउ वी आर इन अ पोजिशन टू डिफाइन द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। हाउ विल यू डिफाइन दिस एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन? इज, तो याद रखो ठीक से, एंगुलर एक्सेलरेशन is actually defined as the change in angular velocity per unit time. Remember, so here it will be change in angular velocity that is to be divided by time required for that change to take place will actually be called as the average angular acceleration. Remember, अच्छा अभी एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन जो है उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं नॉर्मली। ठीक है, ये अल्फा इज द सिंबल फॉर दिस एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंड हाउ विल बी इट बी फाइंड आउट? तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि इट विल बी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, विच इज नथिंग बट द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट हियर। तो जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाता है तो उस समय तक उसका एंगुलर वेलोसिटी के अंदर इतना चेंज हो जाता है, दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय टाइम t so as to get the average angular acceleration. This is actually going to be the formula for average angular acceleration. Remember, but now if you just see its unit, तो उसका यूनिट जो है एसआई यूनिट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इट विल बी एक्चुअली, क्योंकि अभी देखो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या है, इट इज एक्चुअली रेडियन पर सेकेंड, एंड टाइम का यूनिट क्या है, इट इज सेकेंड अगेन। सो देयरफॉर वी कैन जस्ट राइट इट एज रेडियन per second square. So this is the unit of average angular acceleration. Remember, तो यहाँ से यहाँ तक जाने टाइम तक जो उसका एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज होता है तो वो हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। दैट मीन्स वी आर मेजरिंग द रेट एट विच द एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस एक्चुअली, दैट इज कॉल्ड एज अ एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, दिस इज वेरी सिमिलर टू द कंसेप्ट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन। जो हम लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं 10th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में, इवन 11th स्टैंडर्ड में भी हमने लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में सुना है। लीनियर एक्सेलरेशन इज एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी actually, but this average angular acceleration here is going to be the rate of change of angular velocity. How fast the angular velocity of a body increases or decreases can be expressed by using this concept of angular acceleration. For example, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो कोई फैन जो होता है, कोई भी जो फैन है, तो उसको अगर जब हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है कि उसका स्पीड जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है, राइट? तो कितना फास्ट उसका स्पीड बढ़ता जा रहा है और कितने कम समय में वो अपना मैक्सिमम स्पीड अटेन कर लेता है, उसको बोला जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर सपोज कोई फैन है जो मान लो उसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी सपोज कुछ जीरो है, ऑब्वियसली पहले तो जीरो रहेगा, और अगर एक सेकंड के बाद उसका एंगुलर वेलोसिटी सपोज पाई बाय 3 रेडियन पर सेकंड बन जाता है,
फिर 2 सेकंड के बाद उसका एंगुलर वेलोसिटी सपोज 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 3 रेडियन पर सेकंड बन जाता है। तो ऐसे हर हर सेकंड बाय सेकंड उसका एंगुलर वेलोसिटी अगर 3 रेडियन पर सेकंड से बढ़ रहा है तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन हम क्या कहेंगे, इट विल बी पाई बाय 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। दैट मींस पाई बाय 3 रेडियन पर सेकंड means its angular velocity is increasing at the rate of pi by 3 radian per second. Okay, per second ऐसा, तो इसलिए उसको एंगुलर एक्सेलरेशन बोला जाता है। और वो इस एंगुलर वेलोसिटी के इंक्रीज होने का रेट हमको बताता है। जैसे अगर सपोज फैन हमने सपोज फर्स्ट गियर पे डाल के रखा है, ठीक है, लेकिन बंद है लेकिन पहले ही हमने उसको फर्स्ट गियर पे डाल के रखा है, और अगर जैसे हम उसको स्विच ऑन करेंगे, चालू करेंगे, तो हम देख सकेंगे कि उसका जो स्पीड है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। उसको मैक्सिमम स्पीड अटेंड करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज दूसरा कोई फैन है और उसको हमने ऑलरेडी फिफ्थ गियर पे डाल के रखा है, लेकिन बंद है, वो ऑलरेडी स्विच ऑफ है, और लेकिन ऑलरेडी उसका जो नॉब है वो फिफ्थ गियर पे है, और जैसे हम उसको चालू करेंगे तो वो एक फटाफट उसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाता जाएगा, और एक बहुत कम समय के अंदर एक बहुत हाई स्पीड पकड़ लेगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लो एंगुलर एक्सेलरेशन एंड हाई एंगुलर एक्सेलरेशन। जब एंगुलर एक्सेलरेशन कम होता है तो बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन तो परफॉर्म करता है, रोटेट तो होता है, लेकिन वो कम एंगल से रोटेट होगा एक फिक्स टाइम के अंदर। लेकिन अगर वही एंगुलर एक्सेलरेशन अगर ज्यादा है तो उस केस में क्या होता है कि वो भी रोटेशनल मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, नो डाउट, लेकिन वो कम टाइम में, मतलब एक फिक्स टाइम के अंदर ज्यादा एंगल से रोटेट होगा। तुमने देखा होगा कोई जो टेबल फैन होता है, टेबल फैन, उसको जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो तुरंत उसका स्पीड जो है वो बढ़ने लगता है, और एक 6-7 सेकंड के अंदर वो फुल स्पीड पकड़ लेता है, बिल्कुल। लेकिन जो अगर बहुत पुराना फैन है, सपोज सीलिंग फैन है, और वो भी बहुत पुराना, बिल्कुल एकदम पुराने जमाने का सपोज फैन है और बहुत हेवी भी है, उसको जब हम स्विच ऑन करेंगे तो वो तो पहले कर 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 करके आवाज करेगा, फिर उसके बाद फिर घूमना चालू करेगा, फिर उसका जो मैक्सिमम स्पीड पकड़ने के लिए ऑलमोस्ट 30-40 सेकंड लग जाएंगे। तो दिस टाइप ऑफ angular acceleration is supposed to be very low, like this. So therefore this is the basic difference between the high angular velocity and high angular acceleration and low angular acceleration actually. Yes, now let us see one animation which will be helpful to understand these concepts that we have just studied. Okay, and what will be the dimensions of this angular acceleration? Can you tell me in the chat box? Yes, what should be the dimensions of the angular acceleration? Yes, let us see the animation. I hope all of you can see the screen. Okay, just concentrate on this circle, and we can see already that the yellow dot is already moving with some angular velocity. So this is called as the initial angular velocity. Remember, initial angular velocity. Okay, but now if suppose we try to increase its speed, तो उसका स्पीड हम अभी बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन अगर हम स्पीड बहुत स्लो बढ़ा रहे हैं तो उस केस में उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो बहुत कम कहलाएगा। अभी देखो, ये एक देखो, ये मैंने इसका स्पीड बढ़ाया लेकिन उसको बहुत टाइम लिया, राइट। ओके, अभी फिर से उसका स्पीड कम कर देता हूँ। ओके, अभी मैं देखो उसका स्पीड बढ़ाने वाला हूँ, लेकिन फास्ट बढ़ाने वाला हूँ, मतलब उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो फटाफट बढ़ता जाएगा। अभी देखो ठीक से, हाँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आई एम स्टार्टिंग। यस,
देखो कितना फटाफट फटाफट उसका स्पीड बढ़ गया, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे ज्यादा था। समझ सकते हो ठीक से? फिर से देखो एक बार ठीक से। सबसे पहले मैंने जब स्पीड बढ़ाना चालू किया, अभी मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ता जा रहा है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो बहुत कम है, क्योंकि उसका स्पीड जो है वो बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, अभी भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए उसको जो मैक्सिमम स्पीड पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, नो डाउट। देखो ये अभी उसने मैक्सिमम स्पीड पकड़ लिया, ओके। अभी इससे उसका स्पीड नहीं बढ़ने वाला, दिस इज द कांस्टेंट स्पीड। नाउ we can just say that the angular acceleration has become zero. No angular acceleration is there because its speed is not changing. Neither it is decreasing nor it is increasing. So here we can just call it as a zero angular acceleration. But जब speed बढ़ रहा था तो उसको हम क्या बोलेंगे? Positive angular acceleration. Remember, positive angular acceleration. Yes, yes, yes. Very good, very good. Just I will come back to you. Okay. So यहाँ पे angular acceleration जो है वो actually अभी कौन जीरो है, क्योंकि एंगुलर स्पीड बढ़ नहीं रहा है, ओके। लेकिन अभी सपोज मैं एंगुलर स्पीड जो है वो अगर कम करने लगता हूँ, देखो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम 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 होने लग गया है, और थोड़ा कम हो गया, और थोड़ा कम हो गया, और कम होते, आप देखो बिल्कुल ही अभी बहुत कम हो गया, एकदम कम हो गया, देखो अभी। तो इसके लिए कितना टाइम लगा, तो इसलिए उसको उसको भी हम एंगुलर एक्सेलरेशन ही बोलेंगे, बट इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन। एंड दिस नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ रिटार्डेशन, ठीक है। एंगुलर रिटार्डेशन भी बोल सकते हो उसको, या उसको एंगुलर एंगुलर डी एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो, या एंगुलर डिसेलरेशन भी बोल सकते हो, बिल्कुल। अभी देखो दूसरा अगर एग्जांपल देखते हैं, तो अब यहाँ पे ये इसका एंगुलर वेलोसिटी देखो कितना कम है, हम समझ सकते हैं। लेकिन अभी मैं उसका एंगुलर वेलोसिटी जो है वो बढ़ा रहा हूँ, ये देखो कितना जल्दी बढ़ गया। तो हो गया, फुल हो गया उसका एंगुलर वेलोसिटी अभी। तो इसका मतलब उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको फुल होने के लिए बहुत कम टाइम लगा। जब टाइम कम लगता है तो उस केस में उसको हम बोल सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज वेरी मच हाई। और सेम वैसे ही अभी यहाँ पे, लेकिन ये एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव था, एटलीस्ट पॉजिटिव था, क्योंकि यहाँ पे स्पीड बढ़ रहा था। लेकिन अभी अगर स्पीड कम हो जाता है, स्पीड कम होता जाता है, और अगर वो भी एक दो तीन सेकंड के अंदर अगर कम हो जाता है, देखो ऐसे, ये देखो स्पीड तुरंत कम हो गया, एक दो सेकंड में ही उसका स्पीड कम हो गया। तो इसको हम बोलेंगे इट इज अ नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन। रिमेंबर, whenever the angular velocity increases, the angular acceleration is supposed to be positive, but when the angular velocity decreases, the angular acceleration is supposed to be negative, and that negative sign reflects in its direction actually, उसके डायरेक्शन में वो हमको मिलता है। चलो अभी अगर सपोज तुमको ये जो रेड और व्हाइट कलर की वजह से अगर कंफ्यूजन होता रहेगा, तो 2 मिनट के लिए हम बाकी सब हटा देंगे और सिर्फ ये बॉल को रखेंगे यहाँ पे। ओके, अब ये देख सकते हो ठीक से कि ये बॉल कितना स्लोली घूम रहा है। बट अगर सपोज उसका मैं एंगुलर वेलोसिटी अगर बढ़ाता हूँ, तो उसका स्पीड थोड़ा भी बढ़ गया, और बढ़ गया, और बढ़ गया, और अभी और बढ़ गया, और इस तरह से हम देख सकते हैं कि उसका मैक्सिमम स्पीड जो है वो फुल हो गया, मैक्सिमम बन गया, ठीक है। अभी उसको कम करने के टाइम भी थोड़ा कम हो गया, अभी और थोड़ा कम हो गया, और सबसे मिनिमम हो गया। यस, तो इस तरह से कोई भी बॉडी का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितना फास्ट कम होता है या बढ़ता है, इसको ही एक्चुअली एंगुलर एक्सेलरेशन कहा जाता है। यस, नाउ लेट अस गो टू द बोर्ड वंस अगेन। ओके, सो yes, we are discussing about the dimensions of angular acceleration. तो अगर डायमेंशंस की बात करते हैं, तो जैसा कि तुम्हारे में से कई लोगों को पता होगा कि अभी देखो डायमेंशंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो रेडियन ये एक एंगल का यूनिट है, और एंगल जो है वो एंगल एक्चुअली सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, ठीक है। याद रखो ठीक से, एंगल इज अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, एंड सिंस एंगल इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, उसका उसका यूनिट तो है लेकिन उसको कोई डायमेंशन नहीं होते। तो याद रखो ठीक से, एंगल जो होता है थीटा जो होता है, इट इज सपोज टू बी डायमेंशन लेस, दैट मीन्स
its dimensions will be simply L0, M0, T0 as well. So in this way, the theta, or we can just say the angular displacement is actually going to be a supplementary quantity, and hence its dimensions are going to be nil, no dimensions at all. So therefore, यहाँ पे अगर हमको dimensions निकालने हैं इसके एंगुलर एक्सेलरेशन के, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? देखो, रेडियन का तो कोई डायमेंशन है नहीं, बाकी सेकेंड मतलब टाइम का वो यूनिट है, इसलिए, और वो भी डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में होने के कारण उसको हम लिख देंगे t⁻²। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, और वी कैन आल्सो कॉल इट एज सिंपली m0 L0 t⁻²। अगेन हियर द डायमेंशंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके फिजिक्स के सिलेबस के अंदर का, जो कि अभी हो सकता है कि आप में से कोई जो स्टूडेंट्स है, उन्होंने 11th स्टैंडर्ड में ठीक से मेजरमेंट चैप्टर या जो फर्स्ट चैप्टर है डायमेंशंस वाला चैप्टर अगर ठीक से किया नहीं है, तो उनको ये डायमेंशन वाला जो कंसेप्ट है वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा. बट आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, if you don't know the concept of dimensions, then just book a separate doubt session for it. I will just explain it in the separate lecture, so that यहाँ पे इस lecture के अंदर का time waste नहीं होगा, ठीक है? So I hope all of you know the concept of dimensions very well, and let us move further. Okay, तो ये जो angular acceleration हमने define किया है यहाँ पे, this is concept of average angular acceleration actually. Average. Why is it so? Because it is considered between two intervals. मतलब एक interval के अंदर वो consider किया हुआ है, दो fixed points के बीच में हमने उसको consider किया है, इसीलिए उसको average angular acceleration कहा जाता है, ठीक है? Now we'll just talk about the instantaneous angular acceleration. Okay, what is instantaneous angular acceleration and how it is defined and how it is to be found out? We'll just see now. Yes, let us see the instantaneous angular acceleration. So suppose once again a particle is performing a uniform circular motion along the circumference of a circle with center O, and suppose it starts from some point and just comes to the particular point making some angular displacement. Suppose यहाँ से ये particle जो है वो एक particular instant पे यहाँ पे आ जाता है, देखो ठीक से, ये point जो है इसको हम बोल देंगे P, और उस समय जिस समय ये पार्टिकल यहाँ पे आता है, इस पॉइंट P पे आता है, उस समय जो टाइम है वो t इतना टाइम इंस्टेंट हुआ है सपोज, ठीक है? और उस समय उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सपोज मान लेते हैं ओमेगा है, ठीक है? इस समय उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है सपोज, ठीक है? अभी अगर मान लो कि ये पार्टिकल जो है वो थोड़ा आगे निकल जाता है, सपोज यहाँ पे आ जाता है, और उस समय उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, हम देख सकते हैं आराम से. Suppose its angular velocity at this point Q here is going to be suppose omega plus delta omega, okay, where delta omega is a very small change in its angular velocity, and time will also just be increased, क्योंकि यहाँ पे वो P point पे जब वो था तो उस समय T इतना टाइम था, लेकिन जब वो Q पे आएगा तो उस समय टाइम भी तो बढ़ गया होगा जरूर. So suppose that this time is T plus delta T, where delta T stands for actually the small time, delta T stands for the small time interval which is passed when the particle moves from the point P to this Q here. तो जब P से Q तक ये पार्टिकल आता है तो उसमें यहाँ से आने तक, यहाँ पे आने तक उसको टाइम कितना लगा? डेल्टा T इतना टाइम उसको लगा, ठीक है? और यहाँ से यहाँ पे आने तक उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना चेंज हो गया? सो वी कैन से डेल्टा ओमेगा इतना उसका एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो गया. These 2 points has to be very close to each other so that we can just get the instantaneous angular velocity when the particle is present at point P exactly. Okay, तो point P के ऊपर उसका angular velocity, angular acceleration निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? अभी देखो, instantaneous angular acceleration हम यहाँ पे define करेंगे, उसको भी अल्फा से ही डिनोट किया जाता है, ठीक है? तो उसको हम डिफाइन करेंगे इस तरह से, the ratio of delta omega to delta T, and the limit of this ratio once again as delta T tends to 0. Just because when this delta T will tends to 0, what will happen is this point Q will just move towards point P here. जितना हम डेल्टा T कम लेंगे उतना पॉइंट Q जो है वो P के करीब होगा, ठीक है ना? अगर डेल्टा T हम कम करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि ये पार्टिकल जो है वो इतना ही मूव कर पाए,
या डेल्टा टी को और कम करेंगे तो ये पार्टिकल जो है वो हो सकता है कि यहाँ तक ही मूव कर पाए। तो इसका मतलब जितना ये एंगल कम होगा उतना डेल्टा टी टाइम बीट कम होगा और उतना हमको एक्यूरेट एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा एट पॉइंट पी हियर। नहीं तो पी और क्यू अगर बहुत दूर दूर ले लिए, समझो क्यू पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन हमको मिलेगा, क्योंकि यहाँ का एंगुलर एक्सेलरेशन अलग हो सकता है, यहाँ का एंगुलर एक्सेलरेशन अलग हो सकता है। देयर मे बी अ बिग चेंज इन द एंगुलर एक्सेलरेशन at this point and this point here. Therefore, we are not to increase this interval. In fact, we have to make this interval as small as possible. And that is why this limit delta t tends to 0 is necessary here. Again, this concept is also related with the derivative somewhat. So if you don't know why this limit delta t tends to 0 is necessary, again, you can just book a separate doubt session between 7 to 8. I will explain it in that. Okay, the next here is this ratio actually becomes d omega by dt, remember, और इसको हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं। Actually, d omega by dt stands for derivative. Derivative is actually defined as the limit of ratio of two quantities uh, when the quantity in the denominator is approaching to 0. So remember, this is the concept of derivative. It represents the rate of change exactly. एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट ऑफ चेंज जो है वो हमको डेरिवेटिव देता है। सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द concept of angular acceleration, and this is the instantaneous angular acceleration actually. Instantaneous मतलब क्या, देखो ठीक से, इंस्टेंटेनियस और एवरेज इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो हम ये समझ सकते हैं आराम से। इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर का, ठीक है। अगर जैसे अगर कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन हो सकता है 4 है, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन हो सकता है 5 हो, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन हो सकता है 6 हो। तो एंगुलर एक्सेलरेशन मे बी और मे नॉट बी कांस्टेंट, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो इट्स ओके, वी कैन नॉट टॉक अबाउट दिस इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, बिकॉज इफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ऑल द टाइम, सपोज एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, एंड थ्रू इट इज कांस्टेंट सपोज, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है वही इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाएगा। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में हमको सेपरेट बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो जहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, वी नीड नॉट टू टॉक अबाउट द इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, but average angular acceleration itself will become the instantaneous angular acceleration in that case, no doubt. But in the case when the angular acceleration is not a constant, it's changing, in that case we'll have to define this instantaneous angular acceleration in this way here. So this is the concept of instantaneous angular acceleration. Now we'll just talk about direction of angular acceleration now. Okay, angular acceleration का जो direction है उसके बारे में अगर थोड़ा बात करते हैं तो देखो ठीक से, the direction of angular acceleration is also given by the right hand rule again. जैसा हमने देखा था, ये देखो, सपोज ये एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला एक पार्टिकल है। ओके, अभी इसको इमेजिन करो ठीक से कि सपोज इट इज रिवॉल्विंग इन दिस डायरेक्शन हियर, ऐसे वो रिवॉल्व कर रहा है इस तरफ, ठीक है। ये पीछे का पार्ट है उसका, और इस तरफ जाके वो यहाँ पे टर्न होके यहाँ पे आता है और फिर ऐसे जाता है और ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन सीन फ्रॉम टॉप। ओके, ऊपर से अगर हम देखेंगे ना उसको तो हमको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा वो, क्योंकि हम अगर घड़ी के जो कांटे होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो टर्न हो रहा है, ऐसा हमको दिखाई देगा, ठीक है। अभी ये सोचो कि इसका जो वेलोसिटी जो है, एंगुलर वेलोसिटी जो है, वो अगर यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, if it is increasing, that means suppose its angular velocity at this point, at initial point is suppose something small, suppose 2 रेडियन पर सेकेंड था, ठीक है। यहाँ पे अगर उसका एंगुलर वेलोसिटी जो है वो थोड़ा बढ़ गया, सपोज वो 4 रेडियन पर सेकेंड हो गया, या इवन लीनियर वेलोसिटी आल्सो कैन बी इंक्रीज्ड। सपोज यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी उसका 2 था, यहाँ पे उसका लीनियर वेलोसिटी 4 बन गया, यहाँ पे उसका लीनियर वेलोसिटी जो है वो, नो डाउट इट विल बी टेंजेंशियल ओनली, but suppose it becomes 6 meter per second here, at this point its linear velocity becomes 8 meter per second, and so on like that. So हर instant पे क्या हो रहा है, उसका linear velocity जो है वो बढ़ता जा रहा है,
तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, where is its angular acceleration directed here? So we can just show the direction of angular acceleration in this case to be upwards. Along according to right hand rule, it will be directed upwards in this way. So this is the direction of angular acceleration here. ओके, सो बिकॉज इसका रीजन यही है कि वेलोसिटी जो है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, या इवन यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी जो है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है, इसीलिए एंगुलर वेलोसिटी भी और एंगुलर एक्सेलरेशन भी दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेंगे। देखो ये जो है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हियर इन दिस केस, एंड द सेम इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑल्सो। बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी इन द सेम डायरेक्शन when angular velocity is increasing. Okay, but now if we just consider the another situation in which suppose the same particle is moving along a circle, but now in this case its linear velocity is decreasing. Suppose initially its linear velocity is going to be in this direction here, it is going to be very large at the instant, but afterwards it decreases slightly, then afterwards again it decreases slightly, and again it goes on decreasing एंड लाइक दिस। तो यहाँ पे जाके वो और कम हो जाता है। तो ऐसे अगर उसका लीनियर वेलोसिटी अगर डिक्रीज होता जा रहा है, तो भले एंगुलर वेलोसिटी जो है इस पार्टिकल का वो हम उसी डायरेक्शन में दिखाएंगे जिस डायरेक्शन में पहले दिखा रहे थे, तो ये डायरेक्शन बनेगा उसका एंगुलर वेलोसिटी का, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसा बनेगा, तो हम देख सकते हैं आराम से, एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी सपोज टू बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इन दिस केस। जस्ट व्हाई? बिकॉज द एंगुलर वेलोसिटी हियर इज गोइंग टू डिक्रीज। ओके, ये डिक्रीज हो रहा है, या लीनियर वेलोसिटी भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे, इट इज डिक्रीजिंग। इट इज सपोज गोइंग टू बी 10 हियर इन द इनिशियल केस, हियर इट इज गोइंग टू बी 8। सपोज यहाँ पे वो 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे फिर और थोड़ा कम है, और इस तरह से अगर वो डिक्रीज होता जा रहा है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। But in case when the angular velocity is increasing, we can say that angular acceleration is going to be in the same direction as that of the angular velocity. So alpha bar is parallel to omega bar when omega is increasing. Okay, but alpha bar is anti-parallel to, ये देखो ये parallel का sign और ये anti-parallel का sign to omega bar when omega bar is decreasing. ओके, जब एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा होता है तो ये दोनों ऑपोजिट होते हैं इस तरह से, लेकिन जब ये एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा होता है तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं इस तरह से। तो ये बात हमको डायरेक्शन के बारे में अच्छी तरह से याद रखनी है, ठीक है। डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज ऑलवेज गिवन बाय राइट हैंड रूल, एंड इट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल, नो डाउट। इट इज गोइंग टू बी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, नो डाउट, बट इट इज not parallel to the angular acceleration, angular velocity always. It is parallel to the angular velocity. मतलब ये जो अल्फा बार का जो डायरेक्शन है वो ओमेगा बार को पैरेलल सिर्फ तब होगा जब ओमेगा इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। और अल्फा बार जो है वो ओमेगा बार के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा जब एंगुलर वेलोसिटी खुद डिक्रीज हो रहा होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम फैन स्विच ऑन करते हैं, तो फैन स्विच ऑन करने के बाद क्या होता है, ऑब्वियसली उसका एंगुलर स्पीड बढ़ता जाता है। तो जैसे एंगुलर स्पीड बढ़ रहा है तो हम उस डायरेक्शन में राइट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। और अगर सपोज फैन इस तरह से घूम रहा है, सो वी कैन जस्ट टर्न आवर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन दिस वे एंड कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इन द सेम डायरेक्शन एंड द एंगुलर वेलोसिटी आल्सो इन द सेम डायरेक्शन, नो डाउट। बट व्हेन द फैन इज जस्ट स्विच ऑफ करते हैं फैन, तो उस केस में फैन भले इस तरफ घूम रहा है, तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो हम ऐसा दिखाएंगे, नो डाउट। लेकिन since angular velocity is decreasing, we can say that angular acceleration is going to be directed in the downwards in this case, okay, not in the upwards as it is in the previous case. तो इसलिए यहाँ पे अगर फैन स्विच ऑन करते हैं तो दोनों पैरेलल होंगे, लेकिन अगर फैन स्विच ऑफ करते हैं तो एंगुलर एक्सेलरेशन एक तरफ, एंगुलर वेलोसिटी दूसरी तरफ। एंगुलर वेलोसिटी will be given by the right hand rule in the sense of rotation, but angular acceleration will be directed in the opposite direction to that right hand rule. ओके, तो एंटी राइट हैंड रूल से हमको उसको यूज करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा उसका डायरेक्शन। ओके, तो ये बात याद रखो ठीक से। यस, नाउ लेट अस सी द वन मोर एग्जांपल। ओके, सपोज दैट द angular velocity of a particle
in circular motion is given by omega is equal to, suppose ये ओमेगा का इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि 3 into t raised to 4 minus 2 into t square, ऐसा सपोज है, ठीक है. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर वेलोसिटी. ओके, सो कैन यू फाइंड आउट angular acceleration of the particle at time t equal to 1 second? Just check. तो अगर 1 सेकंड के बाद का इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अगर हमको दिखाना है, ढूंढ के निकालना है, तो उसके लिए सिंपली हमको क्या करना है, we'll have to use the expression or definition of angular acceleration. Alpha is actually defined as d omega by dt, करेक्ट है. तो d omega by dt हमको यूज करना होगा, जिसमें अभी देखो d by dt of omega, where omega is actually going to be 3t raised to 4 minus 2t square, करेक्ट है. अभी यहाँ पे डेरिवेटिव जो है, तो 3 is a constant, can be taken out, and t square का t raised to 4 का डेरिवेटिव according to our formula for x raised to n, we can just get it as 4t cube simply. And again this 2 is going to be a constant, it can be taken out, and t square का जो डेरिवेटिव है, तो वो यहाँ पे हमको मिलने वाला है 2 times of t simply, and hence we can just finally get it as 12t cube minus 4t. But this is the expression for angular acceleration actually. But since we want the angular acceleration at time t equal to 1 second exactly, what we have to do is we have to put t equal to 1 here in this case. Okay, तो अगर हम यहाँ पे t equal to 1 डाल देंगे, तो हमको मिल जाएगा अल्फा is equal to 12 into 1 cube minus 4 into 1. That's it. And if we just solve this, we get this 12 minus 4, which is going to be 8 radian per second square. This is actually going to be the angular acceleration in this case. Okay, so let us stop here. Yes, very good, Atharv. Okay.